हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिविज। और आज हम लोग आपके साथ इंडियन पॉलिटी सीरीज का ही अगला टॉपिक दैट इज द जुडिशरी वो आपके साथ लेके आए हैं। इससे पहले भी हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर काफी वीडियोस डाल चुके हैं, तो जिन लोगों ने पहले वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज उन वीडियोस को भी देख लें, ताकि इंडियन पॉलिटी के सभी क्वेश्चंस आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में क्रैक कर पाएं। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी द जुडिशरी, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। अगर हम बात करें जुडिशरी सिस्टम की, तो जुडिशरी सिस्टम जो है ये हम लोगों ने अमेरिका से अडॉप्ट किया है। यानी कि जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, जिस तरह से हमारे इंडिया में जो जुडिशरी सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, उसी तरह का सिस्टम जो है वो अमेरिका के अंदर भी क्या है, अडॉप्ट किया जाता है। राइट। अगर हम बात करें जुडिशियल सिस्टम की, तो हमारे यहां पे सबसे सुप्रीम में आता है जी सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे पास एपेक्स यानी कि सबसे ऊपर है जी जितने भी कोर्ट्स हैं। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यानी कि ये जो बना था, ये बना था 28 जनवरी 1950 को। तो एक तो आपने ये बात याद रखनी है कि बना कब था सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को बना था। ये कंसेप्ट हमने लिया कहां से है, अमेरिका से लिया है, यूएसए से। देखिए, जिस तरह से यूएसए एक फेडरल स्टेट है, यानी कि एक फेडरल राज्य है, उसी तरह इंडिया भी जो है एक फेडरल राज्य है। और अगर आप बात करो सुप्रीम कोर्ट की सीट की, तो सुप्रीम कोर्ट की सीट जो है हमारी वो कहां पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट जो इसमें आपने पॉइंट याद रखने हैं वो याद रखना है इसकी कंपोजिशन के बारे में। देखिए, अगर आप वर्तमान की बात करें इस टाइम पे, तो इस टाइम पे हमारे पास एक चीफ जस्टिस और टोटल 33 जजेस, यानी कि इस टाइम पे अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट दैट इज 34, उनमें से 33 जजेस हैं और एक जो है दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इससे पहले हमारे पास टोटल 31 जजेस थे। 31 जजेस में 30 जजेस थे और एक जो था दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। लेकिन वर्तमान में प्रेजेंटली हमारे पास एक चीफ जस्टिस हैं और 32 जो हैं वो बाकी जजेस हैं। अगर आप बात करें जिस टाइम पे हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था इनिशियली, उस टाइम पे हमारे पास टोटल 8 जजेस थे और उसे हम लिखते से 7+1, यानी कि 7 अदर जजेस और एक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारे पास 10 जजेस हुए। 10 जजेस के बाद हमारे पास 13 जजेस हुए। 13 जजेस के बाद हमारे पास 17 जजेस हुए। 17 जजेस के बाद हमारे पास 26 जजेस हुए। 26 जजेस के बाद हमारे पास 31 जजेस हुए और 31 जजेस के बाद हमारे पास 34 जजेस हुए। तो ये टोटल कंपोजिशन रही है हमारे पास फ्रॉम 1950 टू टिल नाउ। 1950 से लेके अब तक की टोटल कंपोजिशन जो जजेस की है वो मैंने आपको सारी बता दी। आपको ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट बना था उस टाइम पे कितने जजेस थे, नंबर ऑफ जजेस, तो 8, 7+1। और यहां पे पूछा जाएगा तो 34 और 33+1। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, एक चीफ जस्टिस और 32 अदर जजेस। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट। तो अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट जो है वो कौन कराता है जी, प्रेसिडेंट। देखिए, अगर आप प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वही इसकी अपॉइंटमेंट करेंगे, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस बनेगा दैट इज द सीनियर मोस्ट जज। सीनियरिटी में जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, ये वर्डिक्ट थी 1993 की और इस वर्डिक्ट को कहा जाता था सेकंड जजेस। ये सेकंड जजेस कमीशन या सेकंड जजेस वर्डिक्ट 1993 के तहत जो सीनियर मोस्ट जज हैं वही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बनेंगे। क्यों? क्योंकि अर्लियर इससे पहले इसकी वायलेशन हुई थी, 1973 के अंदर इसकी वायलेशन हुई थी। तो उस चीज को रोकने के लिए सेकंड जजेस केस 1993 के तहत जो भी सीनियर मोस्ट जजेस होगा वही जो है चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट, जो बाकी जजेस होते हैं हमारे पास, उनकी अपॉइंटमेंट कौन कराता है जी, उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि जितने भी बाकी जजेस हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका परामर्श इसके बारे में जरूर लिया जाएगा। अगर आप इसके टेन्योर की बात करें तो 65 ईयर एज तक जो है इनकी रिटायरमेंट एज होती है, यानी कि 65 साल की उम्र तक ये अपनी सेवाएं दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास क्वालिफिकेशन। देखिए, अगर योग्यता की बात करें तो वो एक तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, दूसरा 5 साल तक जो है हाई कोर्ट में वो जज होने चाहिए, या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट के अंदर वो एडवोकेट होने चाहिए।
अगर ये क्राइटेरिया पूरा करता है तो वो पर्सन जो है वो एलिजिबल होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज बनने के लिए। नेक्स्ट, अगर आप इनकी सैलरी की बात करें तो इस टाइम की अगर हम सैलरी की बात करें तो 2,80,000 पर मंथ इनकी सैलरी है, और बाकी जजेस जो हैं उनको 2,50,000 मंथली जो है वो सैलरी मिलती है। तो अगर सैलरी की बात करें तो 2,80,000 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस इज 2,50,000। नेक्स्ट आ जाइए रिमूवल ऑफ जजेस। अगर रिमूवल ऑफ जजेस की बात की जाए तो इनके लिए एक स्पेशल प्रोसेस चलाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंपीचमेंट अंडर आर्टिकल 61। देखिए जो इंपीचमेंट प्रोसेस है ये सिर्फ दो चीजों के लिए चलाया जा सकता है जजों के ऊपर, इनकैपेसिटी यानी कि वो इनकैपेबल हो, इनकैपेसिटी या मिसबिहेव, बाकी किसी भी बिहाफ पे इनके ऊपर इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं चलाया जाता। सिर्फ दो प्रोसेसेस हैं, दैट इज इनकैपेसिटी और मिसबिहेव, इसी के ऊपर इनके ऊपर इंपीचमेंट चलाया जा सकता है। ये जो मोशन है इंपीचमेंट का ये आइदर लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सेशन में जो है डाला जा सकता है, लेकिन अगर आपने कभी भी ये मोशन डालना हो तो उससे पहले लोकसभा में कम से कम भी 100 लोगों द्वारा ये पहले साइन होना चाहिए, यानी कि इस मोशन को सबसे पहले 100 लोगों द्वारा परमिशन मिलनी चाहिए, तभी आप इसे लोकसभा में डाल सकते हैं। अगर आपने राज्यसभा में डालना है तो राज्यसभा में इसके लिए कितना आपको देना पड़ता है, दैट इज 50 मेंबर्स मिनिमम जो है इसके कंसेंट में होने चाहिए, या कि इसको परमिशन देने चाहिए कि रस किसी भी जजेस के खिलाफ जो है ये चलाना चाहिए। हिस्ट्री में एक जज के खिलाफ जो है ये हम लोगों ने इंपीचमेंट चलाया था, तो बट ये इंपीचमेंट जो है वो लोकसभा के अंदर फेल हो गया था, इसलिए उनको इंपीच नहीं किया गया था। नेक्स्ट देखिए जी, अगर हम बात करें कि कुछ स्पेशल पावर्स जो है वो इंडिपेंडेंस दी जाती है जजेस को, वो क्या है। एक तो इनकी जो सैलरी है दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि किसी भी हालात में इनकी सैलरी कम नहीं होगी, राइट। मींस अगर कभी अकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी कुछ भी पड़ जाता है तो इनको इनकी सैलरी पूरी ही मिलेगी। सेकंड पॉइंट है कि दे कैन नॉट प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो भी हैं वो रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इनके डिसीजन को आप कभी भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इनके कंडक्ट को आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते, और प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हिमसेल्फ, यानी कि अगर कभी भी प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तो उन्हें बाकी जजेस की कंसल्टेशन जो है वो लेनी पड़ेगी, वो खुद इंडिपेंडेंटली उन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास पावर एंड फंक्शन। तो देखिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट की पावर की बात करें तो सबसे पहली पावर है इसकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि किन केसेस को जो है सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो सबसे पहले अगर कभी भी सेंटर और स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सेकंड, अगर स्टेट और स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी कौन देखेगा, वो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट देखेगा। दूसरी आती है हमारे पास रिट ज्यूरिडिक्शन। जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स टॉपिक करवाया था तो उसमें भी मैंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में सिर्फ एकमात्र जो मेजर फर्क यही है कि अगर कभी भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस चीज को रिट ज्यूरिडिक्शन कहा जाता है और ये जुडिशरी के रिट ज्यूरिडिक्शन पावर के अंदर आती है। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट जो पावर है इसकी दैट इज अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन। देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सिर्फ 3 केसेस में आप अपील कर सकते हैं। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाइड कर देता है कि कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट उसे देखे, पहली बात। दूसरा, सिविल केस, कोई भी सिविल केस जिसका जो डिस्प्यूट मैटर है वो 20,000 से अबव का होगा और हाई कोर्ट उसे सर्टिफाई कर दे या हाई कोर्ट उसको परमिशन दे दे कि यस दिस सूट इज एप्लीकेबल या दिस सूट इज सुटेबल फॉर सुप्रीम कोर्ट। थर्ड, क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में आप तब सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अगर हाई कोर्ट आपको डेथ सेंटेंस जो है वो दे देता है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पावर आती है हमारे पास दैट इज रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। ये आर्टिकल 137 के अंडर आती है और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी जजमेंट को रिवाइज कर सकता है या कोई भी उसकी जो अर्लियर जजमेंट है उसके ऊपर रिवीजन या उसके ऊपर रिवैम्पिंग की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड द रिमूवर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी टू प्रेसिडेंट, ये भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि अगर कभी भी उसे लगे कि यूपीएससी का कोई भी चेयरमैन जो है वो इनसफिशिएंट है या इनकैपेबल है तो सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइजरी जो है वो प्रेसिडेंट को दे सकता है उसके क्या रिमूवल के लिए। नेक्स्ट,
एडवाइजरी जुरिडिक्शन, कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन रिक्वेस्ट, कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कभी भी जो है वो प्रेसिडेंट को क्या कर सकता है, एडवाइज कर सकता है किसी भी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेंगे। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारे चीफ जस्टिस थे वो थे हरिलाल जे कान्या जी, 1950 से लेके 1951 तक। वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे 47th हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इससे पहले आपने एक नाम याद रखना है, फातिमा बीवी, 1987 के अंदर फर्स्ट फीमेल जो कि चीफ जस्टिस बनी हो। उसके बाद कोई भी फीमेल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं नियुक्त हुई है। नेक्स्ट आता है जी सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर अगर किसी भी चीफ जस्टिस का रहा है तो वो है के.एन. सिंह, और सबसे बड़ा जो टेन्योर रहा है वो रहा है वी.वाई. चंद्रचूड़ जी का। होप, तो ये था जी हमारे पास आज का सेशन। होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और ऐसे वीडियोस वो हमारे चैनल पे देख सके। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एप्टिविज। जय हिंद, जय भारत।